दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत की जो वर्तमान राजनीति की जो स्थिति है, क्या वह 2014 के पहले की जो गठबंधन सरकार की जो स्थिति थी उस तरह हो गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव के अभी 2 से 3 महीने ही हुए हैं और एनडीए के जो विभिन्न सहयोगी दल हैं उनका रुख एनडीए सरकार के जो मेन मुद्दा है उन पे अलग अलग दिखने को मिल रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि भारत की जो वर्तमान की जो राजनीति है वो 2014 के पहले की तरह हो चुकी है। जैसा कि 2014 से पहले विभिन्न मुद्दों पे जितने भी यूपीए के जो सभी सहयोगी दल थे उनका मत अलग अलग होता था, उसी तरह से एनडीए का जो वर्तमान का जो स्थिति है उसी तरह से देखने को मिल रहा है। हम बात करें टीडीपी की या बात करें जेडीयू की, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या एनडीए के जो अन्य सहयोगी दल है उनकी बात करें, सभी दल अपने अपने विभिन्न मुद्दे पे अपना अपना राय रख रही है, जो कि एनडीए के पार्टी लाइन से या कहें तो एनडीए के जो गठबंधन की जो सरकार है उनके जो गठबंधन का जो लाइन है उससे अलग देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या भारत को इस तरह की राजनीति की ज़रूरत है। क्या हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इसमें गठबंधन सरकार की जो इस तरह से जो महत्वाकांक्षाएं बार बार निकल कर के बाहर आती है, या वोट बैंक के कारण हो या किसी भी कारण हो, तो ये क्या देश के लिए अच्छा है या देश के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस मुद्दा पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, उनका विभिन्न राजनीतिक मसलों पे क्या स्टैंड रहा है। दोस्तों वक्फ संशोधन अधिनियम हो या लेटरल एंट्री का मामला हो या SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण का मामला हो, अगला जो मामला है जातीय जनगणना की हो, तो विभिन्न मसलों पे टीडीपी पार्टी का जो रुख रहा है वो एनडीए से अलग रहा है। जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम में ऐसा कहा जा रहा है कि टीडीपी पार्टी पे विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने दबाव बनाया, जिसके कारण उन्होंने एनडीए सरकार या कहे तो भाजपा की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके पास ये बात पहुंचाया गया कि हम इस जो वक्फ संशोधन अधिनियम है उससे संतुष्ट नहीं है, इसे जेपीसी में भेजा जाए। जबकि पिछले 10 वर्षों में जब नरेंद्र मोदी की पूर्ण गवर्नमेंट की सरकार थी या कहें तो बीजेपी की पूर्ण गवर्नमेंट की सरकार थी, तो ऐसा एक भी बिल ऐसा नहीं आया था जिसको जेपीसी में भेजा गया हो। लेकिन जब नई सरकार 2024 की बात बनी तो पहला ही जो बिल है वो जेपीसी के पास भेज दिया गया। इससे क्या राजनीतिक जो निहितार्थ है वो निकल के सामने आती है कि सरकार दबाव में है, इसीलिए जेपीसी पहले ही बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। लेटरल एंट्री का मामला हो, इसमें तो टीडीपी जो पार्टी है उनके स्पोक पर्सन से जब ये पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ खुल कर के सामने नहीं कहा। SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या जातीय जनगणना हो, इस पर भी उनका रुख उतना साफ नहीं है जितना कि जेडीयू का साफ है। तो आगे हम इस पे जेडीयू के रुख पे भी चर्चा करेंगे। तो इस बात से ये साफ निकल कर सामने आ रही है कि टीडीपी सरकार को जिस तरह से समर्थन ज़रूरत है, जिस तरह से एनडीए सरकार को विभिन्न मुद्दों पे विभिन्न राजनीतिक दलों का जो कि एनडीए के सहयोगी हैं उनका ज़रूरत है, उस हिसाब से वे लोग सरकार को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। जेडीयू की बात करें तो उन्होंने भी वक्फ संशोधन अधिनियम हो या लेटरल एंट्री मामला हो या SC/ST पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या जातीय जनगणना हो, इन सभी मसलों पे जो जेडीयू नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है उनका अलग रुख रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम पे लल्लन सिंह उन्होंने तो खुलकर समर्थन किया, लेकिन जब ये बिल जेपीसी में चला गया तो उसके बाद विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्होंने इस बात को उठाया कि हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी का भी रुख इस पर अलग होता जा रहा है। जहाँ तक लेटरल एंट्री का मामला हो, तो लेटरल एंट्री के मामले में सरकार के विपक्ष में उन्होंने अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनका भी रुख उतना साफ नहीं है। SC/ST पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सब कैटेगराइजेशन को लेकर के, तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी इस चीज़ को ना समर्थन करती है और ना विरोध करती है,
क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत पहले से ही SC ST को विभिन्न वर्गों में बांटा है। तो दलित महादलित के बीच नीतीश कुमार ने पहले से ही बांट रखा है, तो उन्होंने तो इस बात का समझे तो समर्थन ही किया है। और जातीय जनगणना की जहाँ तक बात हो तो नीतीश कुमार ने 2023 में ही बिहार में जातीय जनगणना जो है वो करवा चुके हैं। तो जातीय जनगणना की पहल सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने ही की थी, जिसको जब नीतीश कुमार UPA यानी कहे तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो उन्होंने जब जितनी भी मीटिंग हुई थी उन सभी मीटिंग में जातीय जनगणना के मुद्दे पे उन्होंने चर्चा की मांग की थी। लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल नीतीश कुमार के इस बात से सहमत नहीं हुए थे। तो बिहार में उन्होंने खुद से जातीय जनगणना करवा रखी है, तो समझिए तो इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। इसीलिए उन्होंने बिहार में 65% आरक्षण लागू किया था, जिसमें OBC का आरक्षण उन्होंने बढ़ा दिया था और SC ST का भी आरक्षण बढ़ा दिया था। तो इस पर तो नीतीश कुमार की पार्टी का रुख साफ है, जो कि NDA के या कहें तो BJP जो सबसे बड़ी पार्टी है NDA की, उनके रुख से एकदम विपरीत है। आगे बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान जो कि खुद को अब मोदी जी का हनुमान बताते थे, वे भी सारे मसले पे सरकार के विपक्ष में बात रखे हैं। चाहे वो वक्फ संशोधन का मामला हो, उस पर भी उन्होंने बोला है कि मुस्लिम पक्ष का ख्याल रखना चाहिए, ये दूसरे के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो सकता है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस तरह की बातें उनकी पार्टी की ओर से सामने आई है। लेटरल एंट्री का मामला हो तो इस पर चिराग पासवान ने खुलकर कहा था कि हम इसके विपक्ष में हैं। लेटरल एंट्री में भी आरक्षण होना चाहिए, SC ST आरक्षण होना चाहिए या OBC आरक्षण होना चाहिए, जिसके बाद सरकार ने इसके कुछ दिन के बाद ही इस जो प्रस्ताव था उसको वापस ले लिया था, या कहें तो UPSC से कह कर के इस नोटिस को वापस ले लिया था। और SC ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था उसका तो चिराग पासवान खुल करके विरोध किए थे। उन्होंने मीडिया के सामने खुल करके कहा था कि हम इसका विरोध करते हैं कि SC ST पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका हम खुल करके विरोध करते हैं। उनका कहना था कि SC ST जो आरक्षण है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जैसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ जो SC ST का आरक्षण है ठीक उसी प्रकार होना चाहिए, इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। जबकि एक न्यूट्रल जितने भी पत्रकार हैं या जो राजनीति को समझते हैं, जो या इस आरक्षण प्रोसेस को समझते हैं, वे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलकर समर्थन करते हैं कि जो SC ST में जो भी जितने भी गरीब और वंचित वर्ग हैं उनको इससे ऊपर आने में मदद मिलेगी। लेकिन चिराग पासवान ने इसका खुलकर विरोध किया है। अगला मामला जातीय जनगणना का आता है, तो चिराग पासवान इसके भी समर्थन में आए थे और उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। तो इसके बाद BJP नाराज़ हो गई थी और चिराग पासवान को दिल्ली तलब किया गया था कि आप ऐसा कैसे पार्टी लाइन से अलग बोल सकते हैं या NDA के गठबंधन लाइन से अलग बोल सकते हैं। तो इस मामले पर भी जातीय जनगणना के पक्ष में चिराग पासवान रहे हैं, जो कि विभिन्न मसलों पे सरकार को बेहिचक समर्थन देने वाले चिराग पासवान इधर 2024 के बाद जितने भी फैसले BJP के द्वारा लिए गए हैं सबका उन्होंने विरोध किया है। तो इससे भी ये साफ नज़र आता है कि सरकार पहले की तरह स्मूथली नहीं चल रही है। सरकार एक तरह से कहें तो 2014 के पहले जिस तरह से खींचतान वाली सरकार होती थी, जो विभिन्न मसलों पे एक मत नहीं बना पाती थी, उसी तरह की सरकार देखने को मिल रही है। और NDA के अन्य सहयोगी की बात करें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो गई या अजित पवार की पार्टी हो गई या छोटे मोटे जितने भी दल हैं उनकी बात करें तो वे लोग भी खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे लोग भी इस सब के विपक्ष में ही हैं। तो देखिए इस मामले पे क्या हो सकता है, क्या सभी राजनीतिक दल एक साथ होकर के या NDA एक साथ होकर के इस मुद्दे पे एक सहमति बना पाती है या नहीं बना पाती है, ये भी कुछ महीनों में देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे कुछ महीने में झारखंड हो, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अगर इस चुनाव में BJP अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो इससे एक बात साफ हो जाएगी कि 2024 में जो उनको थोड़ा सा झटका लगा है उससे वे उभर सकेंगे। लेकिन अगर वे इस चुनाव में हार जाती है तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव केंद्र सरकार पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि तब और विभिन्न राजनीतिक दल केंद्र सरकार पे या मोदी सरकार पे ये दबाव बनाएगी कि वे अपने हिसाब से फैसला करें या वे
अपने राजनीतिक दल के हिसाब से फैसला करवाने के लिए बीजेपी को मजबूर करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि इस जितने भी विधानसभा चुनाव हैं उसमें बीजेपी की क्या स्थिति होती है। वर्तमान में जितने भी सर्वे आए हैं उसमें तो बीजेपी की स्थिति अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। वे किसी भी सरकार में वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात हो तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी का हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे भी जीतने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात हो तो वहाँ पे भी ना के बराबर चांस है कि बीजेपी की सरकार बने। भले ही वहाँ पे कुछ सीटें जीत जाए और लेकिन वो सरकार बनाती हुई वहाँ पे नहीं दिख रही है। हो सकता है ऐसा कि जो कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हो उनकी सरकार बन जाए या कोई दूसरा दल, लेकिन बीजेपी की सरकार बनती हुई वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी का हालत उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे भी बीजेपी हार सकती है इस चुनाव को। झारखंड की बात करें तो वहाँ पे भी बीजेपी उतनी समृद्ध नहीं दिखाई पड़ती है कि जो वो चुनाव को निकाल के ले जा सके। भले ही चंपई सोरेन जो कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री थे वे बीजेपी ज्वाइन कर लिए हों, लेकिन इससे भी बीजेपी संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ती है कि वे जीत सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या भारत फिर से उसी राजनीति के गंदे राजनीति के दौर में पहुंच चुकी है। दोस्तों आपको इस बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।